करते हैं। ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूथ पब्लिकेशन का बुक है। इसका जो है ना आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 2010 में एग्जाम हुआ था, 14/4/2010 का एग्जाम हुआ था। बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन बैंक है यूथ पब्लिकेशन का, और इसका PDF ना हम कल ग्रुप में सेंड कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सारा 1 से लेकर जिसमें टोटल जो है ना 23 सेट है। हम लोग पर डे 23 दिन में 23 सेट खत्म करेंगे इस बुक का। बाकी तो सारा आपका ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आ ही रहा है, और बाकी यूथ पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप थोड़ा सा लॉन्ग 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो होगा, लेकिन आपका सारा क्वेश्चन का ना डिस्कशन आपको करवाएंगे। अच्छे से देखिएगा क्लास को, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? बताइए, नदी शब्द का पुल्लिंग की रूप बताइए, क्या होगा? नद। नद है। क्या है? तो नद है। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो नद है। याद रखिएगा। कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो नद है। ठीक है। जबकि समुद्र सागर पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद है, जबकि समुद्र सागर पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाथों में हाथ में कौन सा समास है? बताइए। हिंदी जो है ना यहीं पे सारा रट जाइए। हाथों हाथ में कौन सा समास है? याद रखिए, अभिभाव समास है। क्या? अभिभाव समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो अभिभाव समास है। कह रहा है कि वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा अव्ययीव की भांति प्रयोग होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। उदाहरण में क्या है? यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, आजीवन है। ये सब क्या है? अभिभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जलज शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, जलज शब्द का अर्थ बोले तो जल में जन्म लेने वाला। जलज का जो शब्द का अर्थ है ना, जल में जन्म लेने वाला है। जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो जल में जन्म लेने वाला है। ठीक है। आए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए, क्या होगा? एला। कह रहा है नहीं कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो एला है। क्या है? एला। कह रहा है कि एला तत्सम शब्द है जिसका तद्भव इलायची है, जबकि घर का तत्सम जो है ना ग्री, बादल का तत्सम बोलेगा तो बरीद, और गुलाब एक प्रकार के फूल का नाम है जो फारसी शब्द है। ठीक है। तो कह रहा है कि एला जो है ना तत्सम शब्द है। ठीक है। इसका तद्भव जो है ना इलायची है, और जबकि घर का तत्सम बोलेगा तो ग्री है, और बादल का तत्सम बोलेगा तो बारीद है, तथा गुलाब एक प्रकार का फूल का नाम है जो फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? बताइए, मोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? सीखी है। क्या है? सीखी। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सीखी है। कह रहा है कि मोर का पर्यायवाची शब्द सीखी है। इसके अन्य पर्यायवाची बोलेगा तो शब्द मयूर, सीतापांग, सिखावल, सारंग, ध्वजी, मेहप्रिय और नति के प्रिय आदि है। ठीक है। ये सब मोर का पर्यायवाची शब्द है। आगे बताइए, मधुकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुकर का बोलेगा तो मधुकर तो भौरा है, भ्रमर है, भृंग है, मधुप है, सिलीमुख है, द्विरेफ है और षष्ठपद है। ठीक है। तो मधुकर का क्या है? तो भौरा, भ्रमर, श्रृंग, मधुप, सिलीमुख, द्विरेफ, षष्ठपद और षष्ठपद ये सभी है। और केहरी का क्या है? केहरी का बोलेगा तो शेर, हरि, मृगराज, मृगेंद्र, शार्दुल, केसरी, ये सब क्या है? केहरी का है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की निम्नलिखित विकल्पों में से तत्व शब्द का चयन कीजिए। बताइए, क्या है तत्व शब्द का चयन? मुंह होगा। मुंह। क्या है? मुंह है। मुंह तो तत्व शब्द है, तत्सम शब्द है। तो मुंह का बोलेगा तो मुख होता है, और बगुला का बोलेगा तो बक होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। बताइए, नग का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द बोलेगा तो पर्वत। नग का बोलेगा तो पर्वत होगा। क्या होगा? नग का पर्वत होगा। पर्वत जो का क्या होता है? शैल होता है, नग होता है, भूधर होता है, पहाड़ होता है, गिरी, ये सब क्या है? तो पर्वत का जो है ना पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन है? तो शैल है, नग है, भूधर है, पहाड़ है, गिरी, ये सब क्या है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। बताइए, कौन सा होगा? इसका ना अतुल शब्द कहाँ बोलेगा तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो क्या होगा? अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट आए कह रहा है ना कि तो कह रहा है ना कि इसका है अतुल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अनुपम होगा।
अद्वितीय होगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा। तो अतुल का समानार्थी शब्द क्या है? अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा? ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का बोलेगा तो क्या होगा? कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो कनिष्ठ है। क्या है? कनिष्ठ, याद रखिएगा। अब है शब्द दिया हुआ है, विलोम शब्द दिया हुआ है कि ज्येष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ का बोलेगा तो कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ। अग्रज का बोलेगा तो क्या होगा? अनुज। अनुज। भविष्य का बोलेगा तो भूत। भूत। अपूर्व का बोलेगा तो पश्चात या पश्चिम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताइए। कृपण शब्द का दाता। दाता है। क्या है? दाता। क्या है? दाता। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो दाता है। आइए कह रहा है शब्द दिया हुआ, विपरीतार्थक शब्द दिया हुआ। बताइएगा कि कृपण का क्या होगा? तो दाता। और साधु क्या होगा? साधु का बोले तो पाखंडी। तम का क्या होगा? तम का बोले तो प्रकाश होता है। अक्रम का क्या होगा? अक्रम का तो कर्म होता है। क्या? कर्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है? बताइए कौन होगा? कलम नहीं है, कमल। सॉरी कमल का बोल रहा है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल का बोलेगा तो अरविंद है। क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो अरविंद है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द। बताइए कौन कौन है कमल का? बताइए कमल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलज, पंकज, अरविंद। नीरज। हाँ, तो कमल का बोलेगा तो जलज, पंकज, अरविंद, अंबुज और नीरज है। और जलज जो है, जलज बादल का, जलज जो है बादल का, अचला जो है पृथ्वी का, मदन कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का यहाँ से दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोलाइट? क्या होगा? बताइए। व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम पोलाइट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलिटनेस होगा। पोलिटनेस होगा, याद रखिएगा। पोलिटनेस इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोलाइट। पोलाइट इज एन एडजेक्टिव, पोलिटनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो नाउन है। और पोलाइट मतलब क्या होता है? कुशल होता है। पोलिटनेस मतलब क्या होता है? शिष्टता होता है। ठीक है। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गिव द प्लूरल्स ऑफ HIS। क्या होगा? बताइए। गिव द प्लूरल्स ऑफ HIS। देयर्स होगा। देयर्स होगा। क्या है? देयर्स, हिज, देयर्स। गिव द प्लूरल्स, सॉरी हिज है ना, सॉरी HIS पढ़ रहे हैं। गिव द प्लूरल्स हिज, देयर्स होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि द प्लूरल्स ऑफ हिज इज देयर्स होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है डायरेक्शन दिया हुआ है ना, 14 से 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि डायरेक्शन है। कह रहा है कि 14 से 15 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि पिक आउट द वर्ड विच इज द करेक्टली स्पेल्ड। पिक आउट द वर्ड विच इज द करेक्टली स्पेल्ड। बताइए इसमें कौन सा करेक्टली होगा? बताइए। क्या होगा? इमीडिएटली होगा। इमीडिएटली है। क्या है? तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है ना, इमीडिएटली मतलब तत्काल होता है। क्या होता है? तत्काल होता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें जो है, इसमें क्या होगा? तो करेक्टली में इसमें क्या होगा? करेक्टली तो बैगेज होगा। क्या? बैगेज होगा। बैगेज मतलब सामान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बैगेज मतलब सामान होता है। ये सही है। बाकी तीनों तो ऑप्शन है ना वो गलत है। आगे मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन जो है ना, इसका टिक कर देना, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी आंसर इसमें दिया हुआ ही है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। 17 का राइट आंसर होगा। 17 का क्या है? तो 17 का बी है। 17 का बी है। 18 पे 18 का राइट आंसर होगा। 18 का डी है। क्या है? डी। 18 का डी। आगे तो देखे आप आगे बढ़ ही जाते हैं। 18 आगे आइए आप लोग। 18 19 का भी मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए। 19 का भी मैथ का क्वेश्चन है। और आगे 20 का भी मैथ का क्वेश्चन है। 20 सब तो आंसर दिया हुआ, ठीक मानने की क्या जरूरत है। 20 और 21 का बोलेगा तो 21 का भी आंसर, सब तो 21 मैथ का क्वेश्चन है। 22 भी क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग बना लीजिएगा। 23 का भी मैथ का क्वेश्चन है। क्या है? 23 का भी मैथ का क्वेश्चन है। आगे आइए। ये सब पूरा मैथ है। 26 नंबर आई, 26 नंबर से क्वेश्चन चाहिए ना। 26 नंबर आइए, 26 नंबर से चलिए 26 नंबर बताइएगा। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? बताइए क्या होगा? लियाकत अली खान। क्या है? लियाकत अली खान। कह रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर
वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया हुआ था, तो ये लियाकत अली खान है। कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस के शामिल होने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई, जिसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी शामिल होने का निर्णय लिया और अंतरिम सरकार में वायसराय बेबल को अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष और वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, लियाकत अली खान को मुस्लिम लीग को वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस के शामिल होने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई, जिसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी शामिल होने का निर्णय लिया। और अंतिम सरकार में जो है ना वायसराय जो था बेबल को अध्यक्ष, वायसराय बेबल को अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष और वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाया गया और लियाकत अली खान को मुस्लिम लीग के वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा 1, 2, 3। अशोक था, कनिष्क था और हर्षवर्धन था, तीनों था। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक था, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किसका था? कुषाण वंश का। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। आगे कर हर्षवर्धन का जो था 647 था। पुष्पभूति वंश का शासक था कौन? हर्षवर्धन था। और राजतरंगिणी में से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसोंग इसी कार्यकाल में आया था। किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था गुप्त वंशीय शासक था, जो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? बताइए क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, तो लेकिन गोपाल सिंह गोखले थे, अब्दुल रहीम थे और वैलेंटाइन सिरोल थे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं था, लेकिन गोपाल सिंह गोखले, वैलेंटाइन सिरोल, अब्दुल रहीम थे। आगे कर रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का डिटेल भी चाहिए तो आप लोग कमेंट, जैसे पढ़ रहे हैं आज वैसे पढ़ना है कि मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे कह रहा है कि रॉयल कमीशन, लेकिन डिटेल पढ़ने से थोड़ा सा लॉन्ग क्लास होगा, ये बात है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है ना कि डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। तो एक बार कान में तो जा रहा है ना कि हाँ ये लाइन बाय लाइन दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ ये थी था। तो कह रहा है कि रॉयल कमीशन और ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 निम्नलिखित किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। ठीक है, तो कह रहा है कि रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 की नियुक्ति किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था। और जॉर्ज पोएंडर डिक्सन, जिसे लॉर्ड इलिंगटन के रूप में जाना जाता है, भारत में रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज के अध्यक्ष थे। आगे कह रहा है कि गोपाल सिंह गोखले, अब्दुल रहीम, महादेव भास्कर चौवाल, वैलेंटाइन आदि इस आयोग के सदस्य थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक इस आयोग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28-29 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? बताइए किसका किया था? किसका? इंडियन ओपिनियन का ना, इंडियन ओपिनियन का होगा ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो इंडियन ओपिनियन होगा। क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, कह रहा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। बोलेगा इंडिया गजट किसका है? तो जेम्स अगस्त हिक्की का है। किसका? जेम्स अगस्त हिक्की का है। और नवजीवन बोलेगा तो किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी का। आगे क्वेश्चन हमारा ये 30 पे कह रहा है कि कांग्रेस से किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? क्या होगा बताइए। कराची अधिवेशन 1931। तो कह रहा है ना क्वेश्चन कि कांग्रेस से किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समस्त जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में किया गया था। तो कह रहा है इसमें कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, यही तो फायदा है ना डिटेल पढ़ने से।
तो कह रहा है कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1937 में जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समस्त जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। ठीक है, आगे आइए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है? बताइए क्या है? हड़प्पा, रहमान, ढेरी, सरायखोला और जल्दी। तो कह रहा है कि निम्न में से जो है ना, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो यार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर है। ठीक है, तो कह रहा है कि सैंधव स्थल हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में जो है ना स्थित है। सैंधव सभ्यता नगर की खोज खुदाई से हुई है, इसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आगे करा इसका काल 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली आदि इसके प्रमुख स्थल है। ठीक है, आगे आइए। आगे क्वेश्चन कर रहा है 32 में क्वेश्चन कर रहा है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब जब फांसी गई तब भारत के वायसराय कौन था? बताइए, जब फांसी दी गई बताइए कौन था? लॉर्ड इरविन था। कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दिया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। आगे आइए। कह रहा आगे कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसी के आरोप में 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार हम जो क्वेश्चन को ना डिटेल को एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आपको समझाएंगे तो डिटेल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप हर एक कहाँ पे मेरा जो है ना पेन का निशान जा रहा है ना, क्या हम बोल रहे हैं, उस सभी लोग पे ध्यान दीजिएगा, उस सभी बातों पे। आगे का क्वेश्चन में 33 का रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? बताइए, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में नवजागरण अग्रदूत राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त करना था। अब ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, अवतरावाद, बहुदेवाद, पुरोहितवाद खंडन किया तथा ईश्वर की एकता एवं आत्मा की अमरता का विश्वास व्यक्त किया। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? बताइए, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके गुरु अलार कलाम थे। इन्हें बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इससे क्या होगा ना, रिवीजन हो जाएगा, डिटेल पढ़ेंगे तो। ठीक है ना, बहुत सारा यूट्यूब पे तो करवा ही रहा है क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये देखिए ना कि अच्छे से कहाँ पे अगर अच्छे से देखिएगा ना तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक तरह से रिवीजन हम मानते हैं कि सारा याद है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन पढ़े, इसमें आपको 300 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जरा समय लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ लेंगे ना, ये बेहतर है ना। फालतू में 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बताइए। अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष था। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान संगुतलम है, विक्रम बरसियो है, कुमार संभव है। किसका है? कालिदास का है। बताइए, कुछ पुस्तक है, लेखक दिया हुआ है, रचनाएं दिया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिसेन का है। किसका? हरिसेन का है। बुद्ध चरित्र किसका है? बुद्ध चरित्र बोलेगा तो अश्वघोष का है। महाविवाह सूत्र किसका है? वसुमित्र का है। ठीक है, अभिज्ञान संगुतलम, विक्रम बरसियोम, रघुवंशम किसका है? तो कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। आगे 36 नंबर पे क्वेश्चन पे कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? बताइए क्या होगा? लोहा का नहीं था। लोहा का नहीं था, लेकिन सोना का था, चांदी का था, तांबा का था।
तो कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को लोहा धातु का जो है ना ज्ञान प्राप्त नहीं था, लेकिन लोहा का साँच सर्वप्रथम 1000 ईस्वी पूर्व में एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन में 37 पे कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा की प्रारंभ की थी? बताइए क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा की प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। इसका मूल नाम जो था ना अली गुरसाए था, गुरसाए। इसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत इसी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भाई क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी कहाँ? बोलेगा तो हाँ बतापी था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? बतापी था। आगे आइए, बताया कि वंश दिया हुआ कुछ राजधानी दिया हुआ है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? तो बतापी। पल्लव का बोलेगा तो कांचीपुरम, ठीक है, कांची। राष्ट्रकूट बोलेगा तो मान्यखेत, ठीक है। वर्धन का बोलेगा तो कन्नौज, कन्नौज। इसमें जो सारा सेट दिया 23 दिन में 23 सेट खत्म कर लेंगे ना, देखिएगा एक तरह से जो लगेगा कि हाँ पढ़े थे। बाकी तो ज्ञान बिंदु का पढ़ ही रहे, उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसमें तो क्वेश्चन का मतलब 10 क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन इसको सोच रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, इसमें डिटेल कम है, लाइन बाय लाइन है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। भाई क्लास तो यूट्यूब पर रहेगा ही, क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। और जहाँ पे लगा कि हाँ एक बार और देखना है तो क्लास को, आपके लिए तो क्लास रही है, सबके लिए क्लास है, जितना बार उतना रिवीजन कीजिए। बाकी तो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, वो भी तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। इस चैनल पे ना धुआंधार अभी बिहार पुलिस का ही एग्जाम चल रहा है, बिहार पुलिस का। जरूरी नहीं किसी बिहार पुलिस में आएगा, सब एग्जाम में आएगा, इसलिए अच्छे से सभी क्लास को देखा कीजिए। और सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी लोग, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हर ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी जो है ना पढ़ने में जाते नहीं। जितना मेहनत कर रहे हैं ना तो सभी लोग का मतलब लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बताइए क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य लिया था। कौन लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहा है कि मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका काल था। कौटिल्य का इसी का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम से हिंदुकुश पर्वत से पूर्व तक बंगाल तक था तथा उत्तर में कश्मीर के लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। जैन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संन्यास लेकर श्रवणबेगोला चंद्रगिरी पर्वत चला गया, जहाँ तपस्या करके संलेखना पति द्वारा समाधि ले लिया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है निगम सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन एक गलत है? बताइए। इलाहाबाद ये गलत है, इलाहाबाद का लियाकत अली होगा। हाँ, इलाहाबाद का कुंवर सिंह, ये जो है ना गलत है। और याद रखिएगा ना कि कानपुर कौन था? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। क्या है? कानपुर का नाना साहेब। एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा बिहार में, कंफर्म ही लिख लीजिए। कानपुर से नाना साहेब, झांसी से बोलेगा तो लक्ष्मीबाई थे, और ग्वालियर से बोलेगा तात्या टोपे थे। ठीक है, और इलाहाबाद से बोलेगा कुंवर सिंह नहीं थे। देखिए डिटेल दिया हुआ है। इन कानपुर से बोलेगा तो नाना साहेब थे, बिल्कुल सही है। झांसी से बोलेगा तो लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही है। ग्वालियर से बोलेगा तो कौन थे? तात्या टोपे, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। बिहार से बोलेगा तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। बहुत लोग को लग रहा होगा डिटेल जो देख रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, उनको लगेगा ना कि डिटेल तो बेकार पढ़े, क्वेश्चन आंसर शॉर्टकट भागते। इन्हें सही है ना, थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार लाइन बाय लाइन, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन 41 का रहा है कि ड्रेकनसन वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? बताइए क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका संघ। दक्षिण अफ्रीकी संघ का है। ड्रेकसन वर्ग किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? दक्षिण अफ्रीकी संघ का है। ड्रेकसन वर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध पर्वत है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1482 मीटर है। इस पर्वत की श्रृंखला निचली पर्वत बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से है? बताइए। अधिकतर भारतीय समूह जो है काकेशियन से। क्या है? काकेशियन से। अधिकतर भारतीय किस समूह से? काकेशियन से है। अधिकतर भारतीय काकेशियन समूह से है। सर्वप्रथम लिनेकस ने विश्व की मानव प्रजातियों की वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। मानव प्रजातियों के मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला काकेशियाई प्रजाति, दूसरा मंगोलाइट प्रजाति, तीसरा नेग्रोइड्स प्रजाति। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 43, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए। उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहते हैं।
आगे है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के बीच वह भाग है जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और उसके आसपास के इलाके में केंद्रित होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है, बताइए क्या होगा। अभिवहन है। क्या है अभिवहन? समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? अभिवहन है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? अभिवहन है। वायु की क्षैतिज गति द्वारा स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहा जाता है। आगे 45 नंबर कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्या होगा? चार्डिंग, सिपकी, मूलिंग। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चार्डिंग, सिपकी और मूलिंग है। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वतों का सही अनुक्रम निम्न है। चार्डिंग दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मूलिंग दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे है 46 पे। आगे कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? क्या होगा? सोन है। गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी में से कौन सी है? तो सोन नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन, केन, बेतवा है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, ताप्ती, गंडक, कोसी है। ठीक है। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना जो है ना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो हिमालय की बंदरपुर चोटी के यमुनोत्तरी हिमखंड से निकलती है। आगे आइए कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन की भारत के शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बाजरा है। कह रहा है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बाजरा है। कह रहा है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल बोलेगा तो बाजरा है। और शुष्क खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई खेती की जाती है। आगे 48 नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? बताइए। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो है ना सतलज एवं सिंधु नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तिब्बत में। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणी का कौन सा क्रम सही है? बताइए। सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणी में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी है। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियों का क्रम जो है ना पर्वत श्रेणी कौन है? कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी है और सोन पर्वत श्रेणी है। तीनों है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो क्या होगा? कितना? 200 ना, 200 समुद्री मील है ना। कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो 200 समुद्री मील है। आगे आइए कह रहा है कि जो है ना भारत ने वर्ष 1995 में UNCLOS संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि को अपनाया 1995 में। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया: आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ना EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय प्रदेशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार होता है। ठीक है। तो आज ना क्वेश्चन 50 तक ही रहने देते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को 50 क्वेश्चन चाहिए डिटेल के साथ या लगातार आपको 100 क्वेश्चन चाहिए। आप लोग कमेंट बताइएगा तो कल से जो है ना हम सोचेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा 50 तक क्वेश्चन नंबर रह देते हैं, क्योंकि अगर 100 तक करेंगे तो आप लोग का जो है ना 1.5 घंटा 1 घंटा का क्लास चला जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि 50 तक ही रहा जाए डेली कि या 100 तक किया जाए? आप लोग जैसे भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसका तो PDF हम भेज ही दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी आप इस बुक को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बिहार पुलिस का दिया हुआ है। तो हम सोच रहे थे कि इस बुक को भी खत्म कर ही देते हैं, क्योंकि जितना खत्म करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा रिवीजन करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ 1 से 50 तक डेली क्वेश्चन सही है, एक दिन में 2 सेट।
अगर लगेगा कि नहीं एक दिन में 100 से 1 के सेट पूरा ख़त्म चाहिए तो ठीक है, वो भी करवा देंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो रात के लिए यहीं तक रहने देते हैं।